हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित जो लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आपके पेपर में 3 अंकों के बनते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वही प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाइए। उत्तर है, शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। पहला है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। दूसरा है, शहरों में उत्पादन कार्य और सेवाओं के लिए गांव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे मेसोपोटामिया में पत्थर की मुद्रा बनाने वाले, पत्थरों पर उकेरने वाले, नक्काशी करने वाले उन्हें बाहर से मंगाने होते थे, वे स्वयं यह कार्य नहीं करते थे। तीसरा है, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। चौथा है, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते थे। प्रश्न नंबर 2 है, इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है, इस कथन की 4 बिंदुओं द्वारा पुष्टि कीजिए। उत्तर है, मेसोपोटामिया की धरती वर्तमान इराक गणराज्य का हिस्सा है, इसकी भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित है। इसकी पहला है, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्ष आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। दूसरा है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेफी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। तीसरा है, पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। चौथा है, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ है। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। प्रश्न नंबर 3 है, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। पहला है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें भिन्न भिन्न लोग और सेवा देने वाले शामिल थे। दूसरा है, नगर अथवा शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। श्रम विभाजन का एक यह भी कारण है। तीसरा है, शहरी जीवन में वस्तु उत्पादन और सेवाओं का उनमें आसपास में लेन देन होता रहता है। भिन्न भिन्न उत्पादन और सेवाओं के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। जैसे एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, इसलिए वह पत्थर के औजार देने वाले और बनाने वाले की दोनों की सेवा लेता है। प्रश्न नंबर 4 है, मारी एक शहरी केंद्र एवं व्यापारिक स्थल था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मारी एक शहरी केंद्र एवं व्यापारिक स्थल था, यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। पहला है, मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया और ले जाता था। दूसरा है, मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। तीसरा है, मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसे आगे बढ़ाने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभाव वसूल करते थे। यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा, औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। पांचवा है, मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। प्रश्न नंबर 5 है, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्य के आधार पर समझाइए। उत्तर है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास 3200 ईसा पूर्व हुआ और उसके निम्नलिखित साक्ष्य है। पहला है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। दूसरा है, वहां बेलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिर में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी।
तीसरा है वहां स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ है जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। चौथा है मेसोपोटामिया के लोग गीली पट्टी की पट्टिकाओं पर तिल्ली से लिखा करते थे और बाद में धूप में सुखा लेते थे। पांचवा है लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। छठा है धीरे धीरे यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पष्ट कीजिए कि जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन के पश्चात भी मेसोपोटामिया में कृषि परिवार संकटों से किस प्रकार घिर जाती थी। उत्तर है जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला है फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वस्तु बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपने रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूखे रह जाते थे। दूसरा है जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव में समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। तीसरा है इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने आसपास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। पांचवा है ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद अर्थात मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है तो स्पष्ट कीजिए कि मेसोपोटामिया में समकालीन नगर मोहनजोदड़ो के विपरीत उरूक नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। उत्तर है मेसोपोटामिया का उरूक एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई, जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। दूसरा है अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। चौथा है शायद यह इसलिए किया गया कि एक साथ तेज वर्षा अपने आने पर घर के बाहर कच्ची गलियां पूरी तरह कीचड़ से न भर जाएं। पांचवा है वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की गलियां नहीं थी, नालियां नहीं थी जैसी कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए होजों में ले जाया जाता था। तो इसी के साथ इस चैप्टर के लघुतरात्मक क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।